फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमए पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है समकालीन राजनीतिक चिंतन कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल थॉट, से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उसके साथ में उसके आंसर को भी लेकर आया हूँ, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। सारे प्रश्न यहीं से आएंगे, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए और इन्हें तैयार कर लीजिए। इसके 2 पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद आपको सेकेंड पार्ट भी मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, बेंथम के उपयोगितावाद संबंधी सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। या इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि प्रकृति ने मानव को पीड़ा और प्रसन्नता नामक 2 सार्वभौमिक स्वामियों के शासन में स्थापित किया है। बेंथम का ये कथन है, व्याख्या कीजिए। या बेंथम की आनंद मापक पद्धति या अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। एक ही प्रश्न को 4 तरीके से पूछता है, आप पीछे अच्छे से तैयार कर लेंगे। बेंथम की उपयोगितावाद का संस्थापक माना जाता है। इसका कारण यह नहीं है कि इसने इसकी खोज की, बल्कि इसका कारण यह है कि उसने अपने पूर्ववर्ती चिंतकों से प्रेरणा लेकर इस विचारधारा को सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया है और इसे एक लोकप्रिय विचारधारा बनाया है। यह विचारधारा उसके संपूर्ण राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु है। बेंथम के उपयोगितावाद की विवेचना निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से की जा सकती है, जिसमें पहला है, उपयोगितावाद का आधार सुख है। अर्थात बेंथम की ये धारणा है कि मनुष्य का व्यवहार सुख और दुख के विचार पर आधारित है। वह स्वभाव से ही सुख प्राप्त करना और दुख से मुक्ति पाना चाहता है। अतः मनुष्य केवल उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिससे उसे सुख या आनंद मिलता है, और वह उन कार्यों को नहीं करना चाहता है जिससे उसे दुख या कष्ट प्राप्त होता है। इसे आप तैयार कर लेंगे। इसी क्रम में दूसरा आपका जो है टॉप हेडिंग हो जाएगा, सुख और दुख में मात्रा का अंतर है, गुण का नहीं। अर्थात अलग अलग प्रकार के अगर 2 कार्यों हैं और दोनों कार्यों को करने से अगर आपको आनंद प्राप्त होता है, तो आप दोनों कार्यों में से कोई भी कार्य आप जो है कर सकते हैं। जैसे काव्य का पाठ करना उतना ही अच्छा है जितना कि जुआ खेलना। तो आप दोनों में अगर आनंद की मात्रा बराबर है तो आप दोनों कार्यों में से किसी भी कार्य को कर सकते हैं, चाहे वो एक कार्य अच्छा हो और दूसरा बुरा ही क्यों ना हो। इसी प्रकार से जो है तीसरा हेडिंग है, सुख और दुख का वर्गीकरण। बेंथम जो है सुख और दुख का वर्गीकरण करते हैं। चौथा हेडिंग हो जाएगा आपका, सुख और दुख की नाप तौल। इसे आप देख लेंगे। नाप तौल निर्धारित करने के लिए उसने जो है कुछ मापदंड निर्धारित किया है, जैसे प्रगाढ़ता है, अवधि है, निश्चितता है, निकटता एवं दूरी है, जनन शक्ति है, शुद्धता है और सीमा है। इसी प्रकार जो है अगला है, सुख और दुख के स्रोत। इसमें उन्होंने जो है प्राकृतिक स्रोत के बारे में बात किए हैं, राजनीतिक स्रोत हैं, नैतिक स्रोत हैं, धार्मिक स्रोत हैं। फिर जो है अगला है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बेंथम का कहना है कि व्यक्ति को कोई कार्य करना चाहिए या नहीं, इसका निर्धारण उपरोक्त
7 कसौटियों पर उससे उत्पन्न सुख या दुख की मात्रा के आधार पर किया जा सकता है। लेकिन समाज या राज्य के कार्यों की कसौटी क्या होनी चाहिए, इसके लिए बेंथम एक कसौटी निर्धारित करता है और वह कसौटी है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अर्थात राज्य के कानूनों से व्यक्ति को सुख या दुख की अनुभूति होती है। अतः कानून निर्माताओं को ऐसे कानून का निर्माण करना चाहिए जिनसे से अधिक लोगों को अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो सके। इसी क्रम में दोस्तों अगला प्रश्न है, मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अथवा क्या मिल अपने उपयोगितावाद के सिद्धांत के साथ अपने स्वतंत्रता के सिद्धांत को जोड़ने में सफल रहा है? अपना तर्क दीजिए। तो जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की विवेचना 1859 में उसकी प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में मिलती है। बेंथम और अन्य उपयोगितावादी विद्वानों द्वारा सुझाए गए सुधारों के परिणाम स्वरूप शासन का क्षेत्र बढ़ गया था और नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण बढ़ गया था। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर हो रहा था और श्रम संबंधी कानूनों ने बच्चों की अपनी आजीविका कमाने की स्वतंत्रता और माता पिता की उनकी काम पर भेजने की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया था। फैक्ट्री कानूनों ने स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए थे। उद्योगपति भी इन कानूनों से अपनी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित मानते थे। ऐसी परिस्थितियों में स्वतंत्रता के उपासक मिल के लिए उसका जोरदार संबंधों में वकालत करना सर्वथा स्वाभाविक ही था। उसने अपने ग्रंथ ऑन लिबर्टी में व्यक्ति के विचार अभिव्यक्ति की तथा कार्यों की स्वतंत्रता पर प्रबल समर्थन किया है। उसकी धारणा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता न केवल संसद के हस्तक्षेप से बल्कि जनता के दबाव से भी मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि उसे यह विश्वास हो गया था कि जनता को बहुमत भी उतना ही आतताई हो सकता है जितना कि आतताई इंग्लैंड के निरंकुश राजा थे। मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है और वह एक विस्तृत एवं व्यापक स्वतंत्रता है, क्योंकि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को समृद्ध और विकसित करना चाहता है। इसको आप निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत लिख सकते हैं। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है कार्य की स्वतंत्रता, फिर आप जो है इसकी आलोचना कर सकते हैं। आलोचना में जो है असीमित स्वतंत्रता का समर्थन वो करता है। स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा है। मानव कार्यों का विभाजन 2 श्रेणियों में संभव नहीं है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भ्रामक है। अराजकता की संभावना, विरोधाभासी सिद्धांत। इसी क्रम में जो है अगला प्रश्न है आपका, राजनीतिक चिंतन में हीगल के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। इसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में जो भी महान विचारक हुए हैं सभी तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित रहे हैं। यह बात हीगल पर भी लागू होती है। हीगल के समय में यूरोप में साम्राज्यवाद का बोलबाला था। फ्रांस नेपोलियन के नेतृत्व में युद्धरत था और जर्मनी एक छिन्न भिन्न राज्य बन चुका था। ऐसी स्थिति में जर्मनी को एक सशक्त राज्य में स्थापित करना उसका लक्ष्य था, जिससे कि वह समस्त राष्ट्रों को नेतृत्व प्रदान कर सके। वह एक महान इतिहासवेत्ता होने के साथ साथ अपने युग का महान तत्ववेत्ता भी था, इसलिए उसका राजनीतिक चिंतन दार्शनिक अधिक और व्यवहारिक कम है। राजनीतिक चिंतन पर पड़े हीगल के प्रभाव का वर्णन आप जो है निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। इसमें आप 1-2 पॉइंट करके लिख सकते हैं। फिर आप हीगल का योगदान लिख लेंगे। इसमें जो है राजनीतिक चिंतन को दिए गए उसके योगदान का उल्लेख जो है निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें एक है द्वंद्वात्मक पद्धति। राजनीतिक चिंतन को उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है द्वंद्वात्मक पद्धति। विश्व में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए हीगल ने इस पद्धति को विकसित किया है। दूसरा है राष्ट्रीय राज्य का सिद्धांत और तीसरा है विकास का सिद्धांत। चौथा है राज्य का स्वावयव सिद्धांत।
और पांचवा है राजनीतिक और नैतिकता में संबंध। राजनीति और नैतिकता के मध्य संबंध स्थापित करना हेगल की राजनीति चिंतन की एक अन्य देन है। वह मैकियावेली की इस बात से सहमत नहीं है कि राजनीति और नैतिकता एक दूसरे से बिल्कुल पृथक है, बल्कि वह राज्य को नैतिकता का नियामक और निर्धारक बताता है। इसी क्रम में जो है आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता ऐसा करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति है जो करने अथवा उपभोग करने हेतु उचित हो। ग्रीन ने कहा है, व्याख्या कीजिए। अथवा मानव स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के अधिकार सम्मिलित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ग्रीन। अथवा स्वतंत्रता के संबंध में ग्रीन के विचार अथवा संकल्प न की शक्ति राज्य का आधार है। टी.एच. ग्रीन। अथवा ग्रीन के राजनीतिक विचारों का परीक्षण कीजिए। एक ही प्रश्न को कई प्रकार से पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे आप तैयार कर लेंगे। ग्रीन जो कि एक आदर्शवादी था, कांट, हीगल, प्लेटो तथा अरस्तु से प्रभावित होकर स्वतंत्र नैतिक इच्छा पर आधारित राज्य की एक तर्कपूर्ण धारणा दी थी। राज्य की इस धारणा के पीछे शाश्वत आत्म जागरण का विचार है, जो व्यक्तियों के आत्मा में सामाजिक भलाई के विचारों का संचार करता है तथा बदले में मानवीय चेतना इसकी पूर्णता के लिए प्रयत्नशील रहती है। उसने अपनी पुस्तक लेक्चरर ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में ग्रीन लिखते हैं कि राज्य मानवीय चेतना का परिणाम है। ग्रीन की राजनीतिक व्यवस्था द्वारा प्राप्त की गई इस अनिवार्य स्थिति को बार्कर ने भली भांति संकलित किया है, जब वे कहते हैं मानवीय चेतना का आधार स्वतंत्रता तत्व है, स्वतंत्रता में अधिकार आते हैं तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। इस प्रकार ग्रीन यह कहते हैं कि राज्य मानव चेतना की उपज है, मानव चेतना के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार और अधिकार के लिए राज्य आवश्यक है। इस कथन की विस्तृत व्याख्या करके हम ग्रीन के राज्य के सिद्धांत को समझ सकते हैं, जिसमें जो है आप मानवीय चेतना का आधार तत्व स्वतंत्रता है, इसे आप देख लेंगे। स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक शक्ति है और वह कार्य करने के लिए जो करने योग्य होते हैं तथा आनंद उठाने के लिए जो आनंद उठाने योग्य हैं। इस तरह ग्रीन की स्वतंत्रता की धारणा की दो विशेषताएं हैं। फिर आप देख लेंगे कि स्वतंत्रता में अधिकार निहित है। अधिकार राज्य की मांग करते हैं। और इस प्रकार फिर एक प्रश्न बनता है आपका कि अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। टी.एच. ग्रीन का कथन है। राज्य के आधार के संबंध में आदर्शवादी टी.एच. ग्रीन प्राचीन उदारवादियों से भिन्न विचार रखते थे। प्राचीन उदारवादियों ने कहा था कि सरकार का आधार शासित लोगों की स्वीकृति होती है। उनके अनुसार प्रत्येक राज्य सामाजिक समझौता के फलस्वरूप उस समय पैदा हुआ जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से असैनिक समाज में दाखिल हुआ। इसलिए सभी राज्यों तथा उसके शासकों ने अपनी शक्ति लोगों की स्वीकृति से प्राप्त की थी। अतः यदि सरकार इस शक्ति का दुरुपयोग करे तो लोगों को विद्रोह करने का अधिकार था। इस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे। और इसी क्रम में अगला प्रश्न है आपका बोसांके के राज्य संबंधी विचार। इसे आप देख लेंगे। बोसांके के अनुसार जो संस्था जितनी व्यापक होगा उसका आधारभूत नैतिक विचार भी उतना ही व्यापक होगा। राज्य सर्वव्यापक है क्योंकि देश के सभी निवासी और सभी संस्थाएं इसके अंतर्गत होती हैं। अतः राज्य का आधारभूत नैतिक विचार भी सर्वव्यापक है और अन्य संस्थाओं के आधारभूत नैतिक विचारों का उसमें सामंजस्य हुआ है। विभिन्न संस्थाओं के नैतिक विचार एकांगी हो सकते हैं तथा उनमें पारस्परिक विरोध भी हो सकता है।
राज्य अपने उच्चतर दृष्टिकोण से उन संस्थाओं के पारस्परिक विरोध को दूर करके उनमें सामंजस्य स्थापित करता है। राज्य का दृष्टिकोण तथा उसका आदर्श सार्वभौमिक होता है, जबकि संस्थाओं के दृष्टिकोण तथा उनके आदर्श एकांगी होते हैं। यही कारण है कि राज्य संपूर्ण जीवन के लिए कार्य करता हुआ सभी में सामंजस्य स्थापित करता है। फिर अगला प्रश्न है आपका, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार ये प्रश्न पूछता है, इसलिए आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लेंगे। मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा का एक विशेष अंग द्वंद्वात्मक या द्वंद्ववादी पद्धति है। द्वंद्वात्मक पद्धति सत्य की खोज की एक प्रणाली है, जिसे मोटे तौर पर हम वाद विवाद द्वारा सत्य की खोज कह सकते हैं। कोई एक वक्ता किसी विषय के एक पक्ष को प्रस्तुत करता है, जिसे यहाँ वाद कहा जाता है। दूसरा वक्ता उसी विषय के दूसरे पक्ष को प्रस्तुत करता है, जिसे प्रतिवाद कहा जा सकता है। इस प्रकार वाद एवं प्रतिवाद की पारस्परिक बहस के बाद उस विषय के बारे में एक ऐसा पक्ष उभर कर सामने आता है जिस पर सभी सहमत होते हैं, जिसे यहाँ संवाद कह सकते हैं। कुछ समय बाद यह अनुभव किया जाता है कि संवाद द्वारा प्राप्त सत्य स्वयं में पूर्ण व अंतिम नहीं है। इस स्थिति में पुनः सत्य की खोज के लिए वाद विवाद की पद्धति अपनाई जाती है। इस बार पहले से प्राप्त संवाद की ही एक वक्ता वाद के रूप में प्रस्तुत करता है और दूसरा वक्ता इसका विरोध करते हुए प्रतिवाद प्रस्तुत करता है। और वाद एवं प्रतिवाद की पारस्परिक बहस से पुनः एक नए संवाद की प्राप्ति होती है और यह उल्लेखनीय है कि भविष्य में यह संवाद पुनः वाद का रूप धारण कर लेता है और सत्य की खोज का कार्य पूर्वतः चलता रहता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ है कि प्राचीन यूनान में द्वंद्ववाद को सत्य की खोज की एक महत्वपूर्ण प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त थी। यह प्रणाली सत्य की खोज के लिए वाद और प्रतिवाद तथा संवाद नामक तीन पक्षों की मौजूदगी को अनिवार्य मानती है। मार्क्स ने सृष्टि और सामाजिक विकास को स्पष्ट करने के लिए इस द्वंद्ववादी पद्धति को अपनाया। सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि ऐसा भौतिकवाद जो द्वंद्ववादी पद्धति को स्वीकार करता है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की दो मूल मान्यताएं हैं, ये आप देख लेंगे। फिर द्वंद्ववाद भौतिकवाद की विशेषताएं, पहला मूल तत्व पदार्थ है, दूसरा संपूर्ण सृष्टि एक निकाय है, तीसरा वस्तुएं गतिमान व परिवर्तनशील है। वस्तुओं में परिवर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक मात्रात्मक परिवर्तन होता है और एक गुणात्मक परिवर्तन होता है। किसी भी वस्तु में सबसे पहले केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है और दूसरा किसी भी वस्तु में एक सीमा तक मात्रात्मक परिवर्तन होने के बाद उस वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन होने लगता है। इसी क्रम में अगला है कि द्वंद्ववाद द्वारा परिवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। फिर आप देख लेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का महत्व और इसी क्रम में जो है आपका अगला प्रश्न है, मार्क्स का राज्य संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए अथवा मार्क्स के राज्य विषयक विचारों की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे। फिर एक प्रश्न बनता है आपका, पूंजीवादी स्वयं ही अपनी कब्र खोदने वाला उत्पन्न करता है, मार्क्स विवेचना कीजिए। अथवा समस्त मौजूदा समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, मार्क्स ने कहा था, इसकी विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को आप देख लेंगे। वर्ग संघर्ष पर मार्क्स के प्रमुख विचार जो हैं निम्नलिखित हैं, जैसे वर्ग संघर्ष आर्थिक द्वंद्व की अभिव्यक्ति है, इतिहास वर्ग संघर्ष का विवरण है, परिवर्तन में वर्ग संघर्ष की भूमिका, वर्ग संघर्ष में राज्य की भूमिका, फिर पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष का विवरण, ये आप देख लेंगे। फिर आपका एक प्रश्न बनता है,
प्रतिनिधि सरकार संबंधी मिल के विचार। मिल की प्रतिनिधि सरकार की अवधारणा लोकतांत्रिक शासन को साकार करती है। मिल लोकतंत्र का प्रबल समर्थक है। उसके अनुसार सच्चा लोकतांत्रिक शासक वह होता है जहां समस्त लोग शासन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। इस प्रकार उसकी धारणा है कि एक सर्वोत्तम शासन वह होता है जहां शासन को नियंत्रित करने की शक्ति जनता के पास होती है और जहां संप्रभुता जनता में निहित होती है। मिल का विचार है कि वर्तमान समय में राज्यों को आकार एवं जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू करना संभव नहीं रह गया है। इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विकल्प के रूप में उस प्रतिनिधियात्मक शासन को सुझाव देता है कि जो लोकतंत्र को ही एक भिन्न रूप है। प्रतिनिधि शासन से उसका अभिप्राय एक ऐसे शासन से है जहां पर जनता स्वयं विधि निर्माण के कार्यों में भाग न लेकर अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से इस कार्य में भाग लेती है, लेकिन तब भी संप्रभुता जनता में ही निहित रहती है। प्रतिनिधि शासन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखता है कि प्रतिनिधि शासन का अभिप्राय समस्त नागरिक या उनका अधिकांश भाग जो समय समय पर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन का संचालन करते हैं तथा शासन की अंतिम सत्ता को, जिसका प्रत्येक शासन में कहीं न कहीं अस्तित्व आवश्यक है, अपने नियंत्रण में रखते हैं। जे.एस. मिल द्वारा प्रतिनिधि शासन की जो भी परिभाषा दी गई है उसके आधार पर प्रतिनिधि शासन के निम्नलिखित तत्व प्रकट होते हैं। इन तत्वों को आप देख लेंगे। जैसे प्रतिनिधि शासन के समस्त जनता या उसके अधिकांश भाग की भागीदारी होती है। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। चुनाव समयबद्ध होता है, अर्थात एक निश्चित अवधि के बाद जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही शासन का संचालन करते हैं। प्रतिनिधियों पर जनता का नियंत्रण होता है। संप्रभु जनता में निहित होती है, प्रतिनिधियों में नहीं। फिर प्रतिनिधि शासन के लिए आवश्यक जो परिस्थितियां हैं इसको आप देख लेंगे। ये थे आपके पार्ट 1। पार्ट 2 जो है आपको फिर मिल जाएंगे, तो आप चैनल पे बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।